मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं सेंसस मेथड और सैंपल मेथड की। सेंसस मेथड को हिंदी में कहते हैं जनगणना विधि या संगणना विधि, और सैंपल मेथड को कहते हैं प्रतिदर्श विधि, और उर्दू में कहते हैं मुर्दमशुमारी तरीका और नमूना तरीका। सैंपल का मतलब होता है नमूना। क्या मतलब होता है? हम नमूना जो है गलत समझ लेते हैं कि नमूना मतलब है बड़ा नमूना आदमी है। नमूना कहते हैं सैंपल को। सैंपल क्या होता है किसी भी चीज का, चलो इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले सेंसस की बात कर लेता हूं। जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर सेंसस मेथड को अप्लाई करते हैं तो सेंसस मेथड का मतलब होता है जनगणना। जनगणना मतलब जनता की गणना, जनता की गणना करना जनगणना कहलाता है। अब जब जनता की बात आ गई तो जनता की बात के अंदर हमें प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट टू एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब वो एरिया जिस एरिया के हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। टू कॉन्टैक्ट एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स, हर इकाई से, इकाई मतलब हर व्यक्ति से हमें प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर उससे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। दिस मेथड इज नोन बाय सेंसस मेथड। हर यूनिट से मिला जाता है सेंसस मेथड में। गॉट इट? बट परंतु लेकिन किंतु सैंपल मेथड इज डिफर फ्रॉम इट। थोड़ा अलग है। सैंपल मेथड में हर एक इकाई से नहीं मिला जाता। जब ये देखा जाता है कि इस यूनिवर्स में सभी लोग होमोजीनियस हैं। क्या है? एक जैसे हैं। ये 11th क्लास बैठी है तो ये सारे स्टूडेंट होमोजीनियस हैं क्योंकि सब 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। तो यहां पर मैं सैंपल मेथड अप्लाई कर सकता हूं। क्या होता है ऐसा सैंपल मेथड? अपने यूनिवर्स में से कुछ यूनिट्स को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ स्टूडेंट्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा एज अ सैंपल और उनसे इंक्वायरी करता हूं अपने उद्देश्य के अनुसार, और उस इंक्वायरी के बेस पर डेटा कलेक्ट करता हूं और ये कंक्लूजन जो निकालूंगा उस सैंपल के अकॉर्डिंग निकालूंगा कि सारे स्टूडेंट क्या हैं। उन 4, 5, 6, 7, 10 लोगों को जिनका इंतखाब, जिनका चुनाव, जिनका सिलेक्शन मैंने एज अ सैंपल किया, उनसे इंक्वायरी करूंगा, उनसे कलेक्शन ऑफ डेटा लूंगा और उसके बेस पर पूरे यूनिवर्स का कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। तो यह तरीका कहलाता है सैंपल मेथड। सबसे मिलूंगा सेंसस मेथड, कुछ लोगों का चुनाव करूंगा सैंपल मेथड। हाँ, सैंपल के चुनाव के मेथड अलग अलग होते हैं। रैंडम सैंपलिंग, डेलिब्रेटली सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, कुछ मेथड्स अलग अलग होते हैं, उसका भी हम तज़किरा करेंगे बाद में। फिलहाल सेंसस मेथड और सैंपल मेथड का, इन दोनों का डिफरेंशिएट बताने के लिए ये थोड़ी सी मालूमात आपको पता होनी चाहिए थी कि व्हाट इज सेंसस मेथड एंड व्हाट इज सैंपल मेथड। सैंपलिंग मेथड भी कह सकते हैं। तो आओ बेटे बोर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। मेरे बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आया ना ये वाला, इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड, बहुत ही सारी बात पता लगने वाली है इसमें आपको। और आपको पता है बचपन से हमारा डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है थोड़ा यूनिक है, थोड़ा अनोखा है। हम 3 कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। पहला कॉलम लिखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस और बाकी के दोनों कॉलम्स में हम उन दोनों चीज़ों के नाम लिखते हैं जिनके बीच हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहला कॉलम आ गया बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार। उर्दू में कहते हैं फर्क की बुनियाद। किस बुनियाद पर आप फर्क कर रहे हो, फर्क वाज़ेह कर रहे हो, अंतर स्पष्ट कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहां पर आ गया आपका सेंसस मेथड। सेंसस मेथड मुर्दमशुमारी तरीका, जनगणना विधि। यहां पर आ गया आपका सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड मतलब प्रतिदर्श विधि या नमूना तरीका। मेरे प्यारे बच्चों, एज यूजुअल हमेशा की तरह हम पहला जो अंतर स्पष्ट करते हैं वो मीनिंग के आधार पे करते हैं। तो पहला अंतर आ गया मीनिंग। क्या लिख रखा है मीनिंग के अंदर? मैंने इसके अंदर साफ जाहिर है
कि जितनी भी इकाइयां आपके यूनिवर्स में हैं उन सबको स्टडीड किया जाना चाहिए इस मेथड में। ऐसे ही है ना बेटे? तो एवरी यूनिट में सिंपली लिख दूं ना, एवरी यूनिट, यूनिट का मतलब यहां पे वो हैं जिनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। अगर लोगों के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं तो एवरी पर्सन, ठीक है ना? तो एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स स्टडीड, हर किसी को स्टडी किया जाता है इसके अंदर। कौन सा मेथड में? दूसरा आ जाता है यहां पर select some units of universe as a sample and and collect information of data and collect information और डेटा। मैंने इंफॉर्मेशन के बाद फिर डेटा लिखना जरूरी क्यों समझा? यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सारी इंफॉर्मेशन जो होती है डेटा नहीं होती, इसलिए मैंने और करके डेटा लिखा है। बात तो इंफॉर्मेशन पे खत्म हो गई थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा सकती है, और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है डेटा। इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, लेकिन डेटा वही होगा जो न्यूमेरिकली कलेक्ट किया गया होगा। तो यहां पर क्या होता है सैंपल मेथड में, हम कुछ यूनिट्स को यूनिवर्स में से एज अ सैंपल सिलेक्ट करते हैं और फिर उनसे कलेक्ट करते हैं क्या? डिजायर इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत है, डिजायर इंफॉर्मेशन, डिजायर डेटा। तो इस मेथड को हम कहते हैं सैंपल मेथड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कंक्लूजन। क्या आता है बेटे? ओहो, कंक्लूजन, जो भी हम निष्कर्ष निकालेंगे, जो भी नतीजा हम निकालेंगे, वो किसके बेस पर निकालेंगे? बेसिस ऑन एवरी यूनिट्स, होल यूनिवर्स, बेसिस ऑन होल यूनिवर्स, पूरे एरिया के आधार पर कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो बेटे यहां पर जो डिसीजन निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, वो हर किसी से राब्ता कायम करने के बाद निकलेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बेसिस ऑन होल एंटायर यूनिवर्स, और यहां पर बेसिस ऑन सैंपल ओनली। सैंपल ने जो बता दिया उसके आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? तो बेसिस ऑन सैंपल। बेटे याद हुआ नहीं हुआ? 2 पॉइंट ये अलग से पूछे जा सकते हैं, इस पर रीजन असर्शन बन सकता है, लेकिन ट्रू फॉल्स तो कम से कम बता पाओगे आप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भाई, एक्यूरेसी मतलब आपको पता है क्या होता है? एक्यूरेसी शुद्धता। क्या होती है एक्यूरेसी? किस में होगी एक्यूरेसी? भाई डेटा के अंदर एक्यूरेसी कब होगी? जब तुम्हारे डेटा तुमसे कलेक्ट किए जाएंगे, जब आपके डेटा आपसे कलेक्ट किए जाएंगे, और जब तेरे डेटा तुझसे कलेक्ट किए जाएंगे। तो जब डेटा नहीं, आपसे नहीं, आई एम सॉरी, मैं बाद में इधर उधर निकल जाता हूं। तो जो डेटा जिस व्यक्ति से रिलेट करते हैं, उस रिलेटेड पर्सन से डेटा का कलेक्शन होगा, तो डेटा में एक्यूरेसी होगी। और ऐसी एक्यूरेसी किस में हो सकती है? सेंसस में या सैंपल में? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यहां पर होती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यहां पर होती है, और यहां पर नहीं होती। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड मनी, कितना इजी सा टॉपिक है, कितना इजी सा पॉइंट है। टाइम एंड मनी यानी कौन सा टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कौन सा मनी को लेकर कॉस्टली है, कौन सा कॉस्टली नहीं है। सिंपल बता यार, इसके अंदर समय भी ज्यादा लगेगा, इसमें आपको एनुमरेटर्स की ज्यादा जरूरत होगी ना, एनुमरेटर्स की जरूरत ज्यादा होगी। जो लोग तुम्हारे पास डेटा कलेक्ट करने जाएंगे वो कहलाते हैं एनुमरेटर। जो लोग यूनिवर्स में सभी यूनिट से कांटेक्ट करता है वो व्यक्ति एनुमरेटर कहलाता है। सेंसस मेथड के अंदर एवरी यूनिट सभी से कांटेक्ट करना जरूरी होता है, तो ज्यादा एनुमरेटर की जरूरत होगी। जब ज्यादा एनुमरेटर लगेंगे, एफर्ट ज्यादा लगेगा, तो पैसा भी ज्यादा लगेगा।
और सबसे मिलने में समय भी ज्यादा लगेगा। तो दिस मेथड मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड मनी। ठीक है, यहां पे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, यहां पे ज्यादा टाइम की आवश्यकता है। और अगर बात करें हम किसकी, तो रिलेटिवली कम समय से चाहिए होता है, और रिलेटिवली कम पैसा चाहिए होता है, और रिलेटिवली एफर्ट भी कम है। इसकी तुलना में पैसा भी कम, इसकी तुलना में समय भी कम, इसकी तुलना में प्रयास भी कम होता है। ठीक है, तो इसको इकोनॉमिकल मेथड कहा जाता है, इसको कॉस्टली मेथड कहा जाता है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, कॉस्टली मतलब शाबाश। आगे बढ़ते हैं। सुटेबिलिटी, उपयुक्ता। सुटेबिलिटी, उपयुक्ता, ये मेथड कहां पर सुटेबल रहेगा, कौन सा वाला, सेंसस मेथड। और ये कहां पर सुटेबल रहेगा, कौन सा वाला, सैंपल मेथड। नाम ना बार बार ना अपने जबान से रिपीट किया करो। जब हम किसी चीज को ज्यादा बोलते हैं वो अच्छे से याद हो जाता है। ज्यादा बोलते हैं, एक तो आप क्लास में जुड़े रहोगे, पता लगा आप क्लास में बैठे हुए हो, सिर्फ मुझे सुन रहे हो। पता है आपको, सिर्फ 7 से 8 मिनट तक कोई भी ह्यूमन माइंड किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उसके बाद उसका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। तो फिर 1-1.5 घंटा कैसे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सर। आप मेरे साथ जुड़ो, जैसे 3-4 मिनट हो जाए, 5-6 मिनट सुनते हुए, आप बीच में उसी बात को रिपीट कर दो जो मैं बोल रहा हूं। सुटेबिलिटी मैंने बोला, आपने भी बोल दिया, तो आप दोबारा क्लास में आ गए। टाइम दोबारा पहले मिनट से शुरू हो जाएगा। वरना आप देखो चुपचाप बैठे 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 माइंड कहीं और पहुंच जाता है, क्योंकि आपके माइंड पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से आप क्लास से जुड़े रहना चाहते हो ना, तो बीच में उस मिनट को दोबारा स्टार्ट कर लो। कैसे करेंगे सर, आप कोई ना कोई बात बोल दो, क्वेश्चन पूछ लो, आंसर दे दो, आप क्लास में जुड़े रहोगे। इसे बोलते हैं क्लास में इन्वॉल्वमेंट होना आपका। आप मेरी क्लास को टीचर ओरिएंटेड मत बनाओ, समझ रहे ना आप, एक तरह से डिस्कशन वाली क्लास रखो। चलो सुटेबिलिटी की बात करते हैं। सुटेबिलिटी, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, यार जहां पर, एक बात बताओ, इतने बड़े एरिया के अंदर तुम एक बात छोटी सी समझ लो, जब किसी व्यक्ति को डायरेक्टली जाकर बात करनी होगी, तो मुझे एक बात बताओ, वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है क्या, वो लिमिटेड एरिया को कवर करेगा। तो यहां पर जो सुटेबिलिटी होती है वो लिमिटेड एरिया पर अप्लाई होती है। किस पर होती है, और ये किस पर होती है, वाइड पर। एक व्यक्ति एक समय में बहुत सारे लोगों के डेटा कलेक्ट कर सकता है एक समय में, और ये एक व्यक्ति एक समय में एक से ही बात कर रहा होगा। दिस इज लिमिटेशन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर अब आपका नंबर ऑफ एनुमरेटर्स। अरे यार क्यों लिख रहे हो सर ये पॉइंट, अरे भाई समझाने के लिए नहीं लिख रहा, कसम से बस पॉइंट है ये लिख रहा हूं, समझाने की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। क्या भाई पॉइंट आ गया, नंबर ऑफ एनुमरेटर्स। मैं समझाने के लिए नहीं लिख रहा, क्योंकि आपको पता है इसको ज्यादा एनुमरेटर्स की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड मोर एनुमरेटर्स, और यहां पर ज्यादा एनुमरेटर्स की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए मुझे सिर्फ आपको यह बता दें कि अगर एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के लिए सब्जेक्टिव वे में आ जाए तो आप ये पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखवाया इसके अंदर, वेरिफिकेशन। ओहो वेरिफिकेशन, ये पॉइंट थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर दूं। वेरिफिकेशन को, वेरिफिकेशन का मतलब होता है जांच करना, टेस्टिंग, जांच करना। भाई एक बात बताओ, मैंने सेंसस मेथड अप्लाई करते हुए डेटा कलेक्ट कर लिया, और कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद ये पता लगा यार ये डेटा गलत कलेक्ट हो गए। अब मुझे बताओ दोबारा से इसको जांचना, तो ये एक तरह से भूसे में से सुई ढूंढने के बराबर होगा। तो हमने सीधा कह दिया भाई साहब इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। यहां पर मैंने 5 बॉयज को बुलाया या गर्ल्स को बुलाया और डेटा कलेक्ट कर लिया, और मुझे लगा डेटा गलत हो सकता है तो दोबारा जांच करनी, तो मैं दूसरे 5 को बुला के डेटा कलेक्ट कर लूंगा। अगर डेटा लगभग एक जैसा हुआ तो वेरीफाई हो गया, अलग हुआ तो गलती का पता लग गया। तो यहां पर सिर्फ सैंपल को दोबारा बुलाकर या दूसरे लोगों को सैंपल बनाकर तुम डेटा को वेरीफाई कर सकते हो। कोई मुश्किल, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं, नॉट अ बिग डील कि दोबारा टेस्टिंग करनी कैसे करें, हो जाएगी। तो यहां पे वेरिफिकेशन हो सकती है।
क्लियर मैडम? बस 1 मिनट रुक जाओ। लास्ट है नेचर ऑफ आइटम्स। बेटा क्या लिखा है? नेचर ऑफ आइटम्स, मदों की प्रकृति, मदों की प्रकृति, नेचर ऑफ आइटम्स। भैया ये तो वहां पे अप्लाई होगा ना जब अलग अलग तरह के लोग होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, सब तरह के लोग होंगे, तो वहां पर तो भाई सबसे अलग अलग मिलना पड़ेगा, सबसे अलग अलग मिलना पड़ेगा। तो जब नेचर ऑफ आइटम्स कैसा होगा? हेट्रोजीनियस। कैसा होगा? होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस। ये वर्ड मैंने लिखा भी है, हेट्रोजीनियस। और ये कब अप्लाई होगा? जब सारे 11वीं क्लास के बच्चे हों, सारे एजुकेटेड हों, सब एक जैसे लोग हों, तब इस मेथड को अप्लाई किया जाएगा। इसको कहा जाएगा होमोजीनियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेचर ऑफ आइटम्स यहाँ पे हेट्रोजीनियस होता है और यहाँ पर कितना प्यारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ये है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड। बहुत आता है एग्जाम में, बहुत।